जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वेटेज है, जिसका इफेक्ट यू विल सी इन ट्वेल्थ क्लास। और ट्वेल्थ क्लास में अच्छा खासा चैप्टर 6 नंबर का आता है, उसके अंदर जो एक एडजस्टमेंट होती है डेप्रिसिएशन वाली, उसी में 2 नंबर आराम से लोगों के निकल जाते हैं। मतलब अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं ठीक से करते हैं, पूरा का पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन खराब हो जाता है उनका। तो कैश फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्वेल्थ के बाद बीकॉम ऑनर्स करें या कोई बीबीए भी करें, मतलब अगर आप बोले ना कि भाई हम सिम्बायोसिस से करना चाहते हैं या फिर नार्सिमोनजी से करना चाहते, कहीं से भी करना चाहते हैं, बीबीए जब आप पढ़ेंगे आपको ये चैप्टर दिखेगा। यू विल डेफिनेटली सी दिस। फ्यूचर में जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे वहां भी इसका इस्तेमाल दिखेगा। बीकॉम ऑनर्स करेंगे वहां दिखेगा, बीकॉम प्रोग्राम करेंगे वहां दिखेगा। मतलब ग्रेजुएशन में इस चैप्टर ने आना ही आना था। अभी हम आपको 2 मेथड की बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में जब जाएंगे आपको 12 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। देयर आर 12 मेथड्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। बीबीए में जाएंगे आपको 12 मेथड पढ़ने पड़ेंगे इसके, एंड देयर आर ह्यूज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैम। लेकिन अगर आपको जो 2 मेथड हम सिलेबस में हमारे हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसको ढंग से ग्रिप में लेके आते हैं, आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। तो सिंसियरली ढंग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और जिनके स्कूल में आया था, कर पाए नहीं कर पाए अलग चीज है। मेरा तरीका है, सिंपल तरीका, कम से कम वर्किंग नोट में आपके आंसर को करेक्ट करके देना, और जिसमें टाइम कम लगे उस तरीके से लेके चलो। मेरी अपनी शीट अभी बना रखी है, मैंने दी नहीं है आपको भी, उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। बुक के क्वेश्चन तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने वैसे करने, फिर आपको देखेगा इंटेंसिटी क्या होती है क्वेश्चंस की। पहले हम फोकस करेंगे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पर जब हमारा विदाउट प्रोविजन ढंग से समझ में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ढंग से समझ में आ जाएगा, देन विल गो टू द बाकी वाले तरीके। लेकिन करना सभी ने, चाहे आपके एग्जाम में आए या ना आए, चाहे आपके स्कूल में करवाया नहीं करवाया, आपको करना है। क्योंकि ट्वेल्थ में बोर्ड का सिलेबस है और वो आपके सबके स्कूल में होगा। आइए देखें जरा। डेप्रिसिएशन सबको मालूम है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सिंपल सा क्वेश्चन, किसे कहेंगे डेप्रिसिएशन, क्या होता होगा? बोलिए, बोलो बोलो, चलो। हाँ, वेयर एंड टेयर से हमने नहीं, यू आर टेलिंग मी द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बोलिए। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ व्हाट? सपोज आप आईफोन के डीलर हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, आप आईफोन के डीलर हैं, आईफोन 16 लॉन्च हुआ, अभी देखा आपने, दिल्ली में जगह जगह लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। और जो आप मुझे बोला ना वेयर टेयर हो गया, ये सब है हमारे डिप्रेशन के कॉजेज, पढ़ेंगे कॉजेज के बारे में भी। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, बट यू शुड नो दैट किसे कह रहे हैं डिप्रेशन, किस तरह से। आपने बोला, अब हमने बोला आपके सामने कि ये, मैंने जैसे आपका नाम लिया विवान, आप ना आईफोन के डीलर हैं। आईफोन 13 भी आपने अपने रखा हुआ है, 14 भी रखा हुआ है, 15 भी रखा हुआ है, ठीक है, सेल के लिए रखा हुआ है। आपने देखा होगा 13 14 में कंपनी 30,000 का 40,000 का डिस्काउंट देती है जब नया वर्जन आ जाता है। तो वो जो फोन रखे हैं आपके यहाँ पर रीसेल करने के लिए, उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन है, क्या वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा? बताइए। तो पहली चीज जो समझनी है आपने, जो कंसेप्चुअली गड़बड़ करते हैं लोग, जो आपकी गुड्स होते हैं रीसेल के लिए, उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपके पास आईफोन 15 रखा हुआ है, अभी आईफोन 16 चल रहा है, आईफोन 15 भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस में बिकेगा, थोड़ा बहुत प्राइस में कमी आ जाएगी। लेकिन आईफोन 13 जो होगा वो बहुत सस्ता बिकेगा आपका, और वो प्राइस कंपनी ने खुद कम कर दी। क्या आईफोन 13 के बाद 14 15 16 आ गया, 3 वर्जन आ गए, तो इसके प्राइस मार्केट में अपने आप डाउन हो गई। तो वो आपकी इन्वेंट्री है, आपकी आपकी गुड्स हैं, जिनकी वैल्यू नए वर्जन आने की वजह से क्या हो गई, कम हो गई है, तो डिप्रिशिएशन नहीं बोलते हैं। डिप्रिशिएशन तो हम किसके लिए लेके चल रहे हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जो रीसेल के लिए नहीं है, उनकी वैल्यू में होने वाला रिडक्शन बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्रिशिएशन बोल रहे हैं। तो अच्छा, और डिप्रिशिएशन क्या होता है? दिमाग से एक दिन आपने अपनी गाड़ी रखी, सुबह उठे, जब आपने खरीदी 10 लाख की थी, अगले दिन उठते हैं उसकी गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपए रह गई है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। इट हैपन्स इन सम ऑफ द केसेस, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है? डेप्रिशिएशन, जैसे मान लिया जाए आपने एक कार खरीदी, मान लो 25 लाख रुपए की एसयूवी खरीदी कोई भी आपने, तो क्या 1 साल में उसकी कीमत 15 लाख खत्म हो जाएगी? अरे धीरे धीरे कम होती है ना कीमत। 1 साल में कुछ होगी, 2 में कम होगी, 5 में, 10 में, ऐसे कम होगी वैल्यू। ये थोड़ी होगा कि आपने गाड़ी निकाली और जब आप उसे ड्राइव करने के लिए चले गए उसकी कीमत तुरंत कम हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो डेप्रिशिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स बोल रहा हूँ, इंटेंजिबल के लिए क्या यूज करते हैं? बताइए कोई मुझे।
अगर हम डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए, व्हाट वी यूज अमोर्ट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। और अगर आपके पास माइंस हैं, उनके लिए क्या यूज करते हैं आप? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लीशन। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ाया था। टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल के लिए क्या यूज करेंगे? देखिए, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई डिक्रीज होता है टेंजिबल एसेट्स में, तो वी विल यूज अ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं आपके पास, इनटेंजिबल एसेट्स, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, या हम बोलेंगे क्या, वेस्टिंग एसेट्स, क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिंग एसेट्स। उसके लिए क्या टर्म यूज होती है? डिप्लीशन। डिप्लीशन। ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन इस पर नहीं आएंगे, क्वेश्चन इस पर आते हैं। आपको मशीन, प्लांट, फर्नीचर, इस पर डिप्रिशिएशन की बात करें। अच्छा, कैन वी हैव अ डिप्रिशिएशन ऑन लैंड? हाँ। जैसे क्या किया, अर्जुन ने ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट खरीदा 5000 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, जिसकी कीमत कितनी थी? जिसकी कीमत मान लो मैं बोलूँ तो 5 करोड़ रुपए थी, ठीक है। लैंड का टुकड़ा खरीद लिया। अब अर्जुन ने खरीदा 2024 में, ठीक है। 2034 में अर्जुन के हाथ पीले होते हैं, अपनी बीवी के साथ प्लॉट देखने चला जाता है, ठीक है। वो देखता वहां तो गड्ढा दिख रहा है बहुत बड़ा, प्लॉट तो उड़ गया, कोई चोरी करके ले गया, ये प्लॉट घिस गया। हाँ, नहीं शायद हो जाए। फिर सुनो। अच्छा अच्छा, तो आने तो थे मुझे उस टॉपिक पे। अच्छा सुनो, अब क्या हुआ, जैसे कि ये प्लॉट पड़ा था इसका ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में प्लॉट था इसका। और फिर ये जब देखने के लिए उसे गया, हमने देखा ना 10 साल बाद आपकी गाड़ी की क्या होती है, घिस जाती है, डिप्रिशिएट हो जाती है। जब ये प्लॉट देखने के लिए 10 साल बाद गया, देखा हवा ने वहां गड्ढा कर दिया बहुत बड़ा, ठीक है। ऐसा लैंड जो है, अगर पुराना हो जाए तो क्या वैल्यू कम हो जाती है? ठीक है। अरे रुक तो जा, बाकी मेरे बात की बात में जवाब दो। क्या लैंड पुराना हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाती है? लैंड में वियर एंड टेयर होता है कुछ? तो तूने 5000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट खरीदा, 10 साल बाद गया तो 500 स्क्वायर फुट रह गया, घिस गया वो। ऐसा भी नहीं होता। टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाए, लैंड की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? नहीं, वो हम इन्होंने बोला ना कि हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो बस्ती तुम्हारे प्लॉट पे थोड़ी बनेगी। हाँ, ठीक है। लेकिन इसी टेंजिबल एसेट्स पर लगने वाले कोई भी फैक्टर जो होता है वो लैंड पे नहीं लगता है। फिर बताऊंगा आपको फैक्टर अफेक्टिंग द डेप्रिसिएशन, वो नहीं लगते हैं। तो लैंड एक ऐसी जगह है जिस लैंड एक ऐसा एसेट्स होता है, टेंजिबल एसेट्स, जो डिप्रिसिएशन के पंजे से बाहर है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अगर लिखा हुआ है तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा बिल्डिंग पे, लैंड पे नहीं लगने वाला डेप्रिसिएशन। भी हम डिप्रेशन के कॉजेज देखेंगे आपकी किताब में, तब आपको पता चलेगा कि, और तब आप देखना वो सारे के सारे रीजन, वो सारे के सारे फैक्टर जरा ट्राई करके देखना लैंड पे, क्या वो होल्ड ट्रू है या नहीं है। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आपके सामने, बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग फर्दर फर्दर, कि डिप्रिसिएशन इज बेसिकली व्हाट, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स। और उसके डिक्रीज के बहुत सारे रीजन बनते हैं। कौन कौन से रीजन बनेंगे अभी हम बुक में देखेंगे। पहले देखें जरा कि बुक की डेफिनेशन आपके सामने क्या कहती है। आई होप दोज हु आर ऑनलाइन उनको डेफिनेशन दिख रही होगी। कैन यू सी दिस? दिख रहा है स्टूडेंट? बोलिए। यस यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने एक कार खरीद ली, इसकी कीमत मान लो 10 लाख रुपए थी। आपने बोला कि भाई मैं इस गाड़ी को सिर्फ 5 साल चलाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं चलाऊंगा, ठीक है। और आपको 5 साल बाद नया वर्जन लेना है, तो आपने क्या किया, 10 साल, 10 लाख की गाड़ी थी, 5 साल में खत्म करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपया हर महीने अपने प्रॉफिट से निकाल कर अलग रखते हैं। रख लिया। और फिर 5 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा, 10 लाख होगा। और 5 साल बाद जब वो 10 लाख की गाड़ी बेचेंगे तो 2 लाख, 3 लाख कुछ में तो बिकेगी, बिकेगी ना। प्लस आपके पास पहले था 3 लाख, उसको बेचने से बिका। 13 लाख में आप क्या कर सकते हो, उससे बढ़िया वर्जन की गाड़ी खरीद सकते हो। लेकिन एक आम आदमी ऐसा नहीं करता है। कार खरीद ली, देखा कभी पेरेंट्स को ऐसा करते हुए कि गाड़ी खरीद ली, उसके बराबर की जो डिप्रेशन अपनी सैलरी से इकट्ठा कर रहे हो, नहीं करते हैं ऐसा। बिजनेस करता है ऐसा।
क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है बिजनेस में क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है। उसको आप अपने एक्सपेंस में दिखा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा, जिससे आपके कम प्रॉफिट पे टैक्स कम लगेगा। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन दिखाना हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएंगे, यू विल बी पेनलाइज फॉर दैट। इससे क्या होता है, फोर्स सेविंग होती है। आपने प्लांट मशीन तो लगा ली, लेकिन आप उसको यूज करते हैं और कभी ना कभी तो वो डिप्रिशिएट होगी, कभी ना कभी तो उसकी वैल्यू खराब होगी, कभी ना कभी तो क्या होगा, अनप्रोडक्टिव होगा। तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे उसको? ऐसा होना चाहिए ना। इनकम टैक्स एक्ट आपको मोटिवेट करता है, फोर्स करता है कि आप अपने प्रॉफिट में से डिप्रिशिएशन के बराबर की वैल्यू निकाल के अलग रखते जाएं, और बाद में क्या करें, उस वैल्यू से जब आपकी मशीन बेकार हो जाए, नई मशीन खरीदें और अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखें। तो इस तरह से डिप्रिशिएशन जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक मशीन खरीदी 10 साल के लिए, कीमत 10 लाख रुपया, और आप क्या कर रहे हैं, आप आपको मालूम है कि वो मशीन में 10 साल में क्या करने वाला हूँ, यूज करूंगा, और 10 साल के बाद वो मेरी मशीन बेकार हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं समझदार बंदे के रूप में, 10 लाख, वट यू विल डू, आप लिखेंगे यहाँ पर 10 लाख, और कितने साल चलेगी, 10 साल। तो हर साल आपकी मशीन की वैल्यू में कितना का रिडक्शन आएगा, 1 लाख। तो आप हर साल प्रॉफिट से क्या करेंगे, एक एक लाख निकाल के अलग रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी मशीन की जो कॉस्ट थी उसे स्प्रेड कर दिया ना 10 सालों में। अगर आप 20 साल यूज करना चाहते हो तो 20 साल में स्प्रेड करिए, अगर आप 5 साल में यूज करते हो तो 5 साल में से स्प्रेड करिए। देखो, हमने मशीन खरीदी, उसे इस्तेमाल करा, उसके बाद क्या कर दिया, आग लगा के फेंक दिया उसे, ऐसा तो नहीं होता। आपने गाड़ी खरीदी, नहीं नहीं बेटा समझ, तुमने गाड़ी खरीदी कोई एक, तुमने मान लो एक BMW खरीदी, BMW खरीदने के तीसरे दिन उसे बेच दोगे क्या? चलाओगे कुछ दिन तो, जब तक चमचमाती है गाड़ी, जब तक आपको ठीक लग रही है उसे चलाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल चलाएंगे, उसके बाद बेच देंगे। तो आपने डिसाइड करा मुझे 5 साल चलानी है, तो उसकी जो कॉस्ट है 5 साल में बांट दो। आपने एक डिलीवरी ट्रक खरीदा अपने बिजनेस के लिए, आपका मान लो स्टार्टअप है, आप कुछ आइटम बनाते हैं फैंसी, आप आर्टिफैक्ट बनाते हैं, डिलीवरी ट्रक है आपके पास, डिलीवरी ट्रक खरीदा, आपने देखा कि ट्रकों में 10 साल यूज करूंगा, 10 साल बाद मैं डिलीवरी के लिए क्या करूंगा, दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो आपने, अच्छा, ट्रक ने एक बार डिलीवरी करी, आपने खड्डे में गिरा के फूक दिया उसको, नहीं ना, बार बार डिलीवरी करेगा वो, आपकी भी डिलीवरी करेगा, औरों की भी तो हम क्या करते हैं, ऐसी एसेट्स जिसे हम बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने वाले होते हैं, उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। कॉस्ट को स्प्रेड कैसे कर रहे हैं, 10 साल 5 साल 6 साल में, तो डिप्रिसिएशन से पॉसिबल होता है। तो जब आप अपनी डेफिनेशन देख रहे हैं, लिखा है ना, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्प्रेडिंग द कॉस्ट। पढ़ के दिखाता हूँ, देखो जरा बुक देखिए, आप दिखेगा आपको यहाँ पर क्या लिखा है, depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of an assets due to any cause। दूसरी डेफिनेशन आपके सामने दिख रही है, अपनी डेफिनेशन बुक कहाँ हुई तुम्हारी, निकाल ले यार, बुक पे निशान लगा। हाँ, और डेप्रिसिएशन मीन्स एलोकेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर और इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आपने 10 साल तक माना, आपने इसकी कॉस्ट को 10 साल में स्प्रेड कर दिया, और समझ रहे हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन जब हम अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगते हैं, प्रूडेंस, प्रूडेंस लगता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट लगता है, मैचिंग कंसेप्ट लगता है। कैसे, इस साल का रेवेन्यू और इस साल के रेवेन्यू में आप इस साल के एक्सपेंस मैच करेंगे। इस साल के एक्सपेंस में आपकी मशीनरी मान लो 10 लाख रुपए की है, जो 10 साल चलनी है, तो क्या करेंगे, रेवेन्यू में 10 लाख कंपेयर करेंगे या 1 लाख कंपेयर करेंगे, बताइए। आपकी मशीन है 10 लाख रुपए की, वो आपने इसी साल खरीदी, आपका एक्सपेंस हो गया, हो गया एक्सपेंस, और आपको मालूम है कि वो मशीन 10 साल चलनी है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख, इस साल यूज हुआ। तो आप क्या करेंगे, जब रेवेन्यू लेंगे तो कंपेयर करेंगे, तो 10 लाख से थोड़ी कंपेयर करेंगे मशीन के कॉस्ट से, कितना कंपेयर करेंगे, जो 1 साल डिप्रिशिएट हुए उससे कंपेयर करेंगे। तो मैचिंग कंसेप्ट भी यहाँ लगता है। तो डेप्रिसिएशन में तीन प्रिंसिपल्स लगते हैं। प्रूडेंस लगता है सबसे पहले, हम एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस कर रहे हैं। दूसरा क्या, मैचिंग प्रिंसिपल लग रहा है। और तीसरा क्या लग रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेट इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स एक्विजिशन कॉस्ट एंड टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो उसे डेप्रिशिएटेड कॉस्ट भी बोलते हैं, उसे बुक वैल्यू भी बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। तो डेफिनेशन देखिए आपने, ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ड्यू टू एनी रीजन, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेशन है
किसी एसेट्स की कॉस्ट का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। 10 साल, 5 साल, 12। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी यूजफुल लाइफ क्या है? तो देखिए, जब आप दिल्ली के अंदर कोई कार खरीद रहे हैं पेट्रोल वाली, कितनी लाइफ बोलती है सरकार? 15 साल। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 साल। डीजल की गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? 10 साल। तो देर आर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो बताते हैं आपको कि आपके व्हीकल की यूजफुल लाइफ क्या है। ठीक है जी। अगर आप सीएनजी खरीद रहे हैं तो नहीं है कोई भी। ईवी खरीद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पुराने टाइम में पेट्रोल और डीजल की गाड़ी की भी कोई लाइफ नहीं होती थी। जब तक खींचा तब तक खींचते थे। पोल्यूशन हुआ, एनवायरमेंटल फैक्टर हुए, पेट्रोल की गाड़ी की कीमत लाइफ रखी गई 15 साल। तो यूजफुल लाइफ कितनी है आपकी? 15 साल। और डीजल गाड़ी की कितनी है? 10 साल। तो अगर आप ट्रक ले रहे हैं डीजल डिलीवरी वाला, तो आप उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानेंगे? 10 साल मानेंगे। उसके बाद चाहे वो कितना ही बढ़िया क्यों नहीं आओ, उसको आपको डंप करके बेचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने पास। ऐसा करके चल रहा है। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन हो गया है। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट्स। और देखो लिखा है ना, एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड, लिखा हुआ है लैंड को छोड़कर। आपकी वैल्यू में रिडक्शन होता है सिर्फ किसको छोड़कर? लैंड को छोड़कर। ठीक है। लैंड को। अच्छा, अब आप बताएंगे सर फ्री होल्ड लिखा है, फ्री होल्ड लैंड लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं एक बात बताता हूं आपको। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर स्टेइंग इन नोएडा, और आप में से बहुत सारे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। आपको मालूम है, नोएडा अथॉरिटी से जो भी घर आपको मिले हैं, उन घर की जो लाइफ है, जो टाइम पीरियड है जो नोएडा अथॉरिटी ने आपको दिया है, वो जो पुराने थे और 99 ईयर्स है, और जो नए हैं उनकी 90 to 95 ईयर्स के लिए। अब बड़े चौड़े शहंशाह बन के घूम लीजिए कि ये मेरा घर है, लेकिन वो घर नोएडा अथॉरिटी ने आपको सिर्फ 95 ईयर की लीज पे दे रखा है। जैसे 95 खत्म होंगे, वो नोएडा अथॉरिटी वो जमीन वो घर आपसे वापस ले लेगी, आप सड़क पे आ जाएंगे। ठीक है। दिल्ली में भी ऐसी होता था। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए के घर होते हैं। ठीक है। कभी अपने पेरेंट्स से बोलना कि जरा प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ, मैं कहेंगे अबे बेटा क्या हुआ? अरे मुझे देखना लीज है या फिर। आई एम टेलिंग 100%, घर जाके देखना, आपको पता चलेगा। एक बड़ा बड़ा क्लॉज लिखा है उस पे, दिस हाउस इज फॉर अ लीज ऑफ 95 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्री। मान लो आपके घर की रजिस्ट्री अगर मान लो 1 अक्टूबर 2020 में हुई है, उससे जो नए कंस्ट्रक्शन है वो, तो जैसे मान लो मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ, वहां घर अलॉट हुए थे 1985 में। ठीक है। मेरा जो घर जो मैंने खरीदा 1985 में अलॉट हुआ। मैंने इसका 2022 में खरीदा। तो जिसने 1985 में खरीदा था, उसको 95 तक यूज करना है इसे। ठीक है जी। अब मैंने इस घर को कब लिया, कितने साल बाद लिया, देखो जरा। 2020 में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना साल हो गया? कितने साल? हाँ, 37 ईयर ना। अब इसमें से 37 माइनस कर दूं तो कितना बचता? 8 बचा, और 8 में से 3 के कितना? 5। मेरे पास ये घर सिर्फ 58 ईयर तक रहेगा। तो अगर ये घर 95 ईयर की लीज में मिलता, तब इसकी कीमत ज्यादा होती, या 58 ईयर की लीज में मिल रहा तब कीमत ज्यादा होगी? और मान लो इसे मैं 20 साल बाद बेचता हूँ, अगर 20 साल बाद बेचता हूँ, तो भाई नोएडा अथॉरिटी के पेपर में इसकी लाइफ कितनी है घर की? अब करो जरा, कम करो तो कितना? 38 ईयर। और अगर मान लो मैं इसे 40 साल बाद बेचता हूँ, तो क्या लीज रह जाएगा इसका टाइम पीरियड? 18 ईयर। तो मार्केट में रेट अच्छा चल रहा होगा, पर क्या मेरे घर के रेट मिलेंगे मुझे? नहीं मिलेंगे। मार्केट में लैंड का रेट अच्छा चल रहा होगा, क्या वो लैंड मुझे उस रेट पे बिकेगा? नहीं बिकेगा। ना 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 ना, हर प्रॉपर्टी पे भाई, तुम्हारी वाली पे भी, मेरी वाली पे भी, नोएडा अथॉरिटी के सब पे है। नोएडा के अंदर। हाँ। नहीं, वो तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको नहीं। नोएडा अथॉरिटी ने जो प्रॉपर्टी अपने पास ली और दूसरों को अलॉट करी उस पर। हाँ। सर अरे तो मैं हर सुन, मैं नेक्स्ट बताता बायर पे तो 95 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हूँ। नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो आप नोएडा के किसी, नोएडा में गांव है सदरपुर। सदरपुर, ये छलेरा बोलिए हमने, आसपास का गांव। ठीक है। यहाँ के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर नहीं लगता है। अगर नोएडा अथॉरिटी ने उन गांव वालों के खेत ले लिए, उनको कंपनसेशन दे दिया, उन खेत पे सोसाइटी डेवलप करी, उस खेत में मान लो सेक्टर 30 डेवलप कर दिया, सेक्टर 37 डेवलप कर दिया, तो नोएडा अथॉरिटी क्या करती है, उनको लीज पे देती है। वो जमीन के टुकड़े लीज पे जाते हैं। वो लीज है। जो ओरिजिनल निवासी है ना, उनको थोड़ी है इनके साथ ये।
उनकी उनकी प्रॉपर्टी होती है फ्री होल्ड, हमारी प्रॉपर्टी होती है लीज होल्ड। तो लैंड अगर फ्री होल्ड है तो उसकी वैल्यू में कभी कोई कमी नहीं आती है, मार्केट रेट पे बिकेगा वो। एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ। लेकिन लैंड अगर लीज होल्ड है और लीज 18 साल की रह गई है, तो लैंड की कीमत मिलेगी आपको अच्छी। तब आपकी कीमत क्या होगी लैंड की? घटती चली जाएगी। तो लिखा है हमने आपके सामने, पढ़ा ना पॉइंट, क्या पढ़ा था? एक्सेप्ट क्या था, देखिए जरा आपके सामने पॉइंट यहाँ पर। हाँ ये देखिए जरा, ये लाइन है देखिए आपके सामने कि इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। हर एसेट की वैल्यू रिड्यूस करता है, लेकिन फ्री होल्ड लैंड की वैल्यू रिड्यूस नहीं कर सकता डेप्रिसिएशन, तो लगेगा ही नहीं। ठीक है। और ये भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि लीज धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। इस तरह से चल रहा है। इज दैट ओके? तो एक्सेप्शन क्या है डेप्रिसिएशन का? फ्री होल्ड लैंड, उस पर डेप्रिसिएशन काम ही नहीं करता है। ठीक है। किसी के पूर्वजों की प्रॉपर्टी, दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, जैसे आपने देखो ना सेक्टर 27 के पीछे अट्टा वाला जो एरिया है, उसमें देखा ना आपने कई सारे विनायक हॉस्पिटल के पीछे बने हुए जो बहुत सारी दुकानें वगैरह, उनकी नहीं लगती लीज वीज कुछ भी, वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नोएडा अथॉरिटी ने जो अलॉट करे, चाहे फ्लैट दिया, चाहे लैंड दिया, चाहे सेक्टर 30 दिया, 37, 29, 24, 49, 48, सब सेक्टर जो है लीज पे हैं। लीज खत्म होगी, सरेंडर करना पड़ेगा आपको, ऐसा करके। ठीक है जी। और डिप्रिसिएशन ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे होता है, अनटिल अनलेस, और जिसमें बताता हूँ, मान लो अर्जुन के पापा ने उसे फैंटम रोल्स रॉयस उसके 18वें बर्थडे पे गिफ्ट कर दी। अर्जुन इज वेरी एक्साइटेड, शोरूम में चला गया, पापा मैं ड्राइव करूंगा। और खुशी में इसने क्या कर दिया, गाड़ी उतारते समय क्या कर दिया, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर मार दिया। धूम मचा ली, धूम उस साइड में आगे खंबे पे टकराई, मुंह चौड़ा हो गया उसका। 10 करोड़ 12 करोड़ की गाड़ी का डब्बा बन गया। क्या करेंगे बताइए? अगर एक्सीडेंट, अगर एक्सेप्शनल कोई सिचुएशन हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि गाड़ी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सडन डिक्रीज होगा, अदरवाइज इट इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज। ऐसा करके चलते हैं। ठीक है। हाँ जी। वो सरकार की मर्जी है। अच्छा एक और मजेदार बात बताता हूँ आपको मैं। इंडिया के अंदर हर प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का हक है। गवर्नमेंट चाहे, हमारी तो गवर्नमेंट क्या सोशलिस्टिक गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट चाहे कि आपके घर को तुड़वा के प्लेन करना है, वो कर सकते हैं बिना एक पैसे का कंपनसेशन दिए। लेकिन हमारी सोशलिस्टिक गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, मार्केट रेट से आपसे कंपनसेशन देती है। वो, वो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप चलता है। अगर सरकार चाहे तो ग्रेटर नोएडा के किसी एरिया में सड़क बनानी है, उसके फ्लाईओवर बनाने, ब्रिज बनाने, वो किसानों की जमीन उठाएगी और उस पर ब्रिज बना देगी और एक पैसा कंपनसेशन नहीं देगी। गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एन सिंगल पैसा ऑफ मनी। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, वोट बैंक है, हाया ही हो जाएगी सरकार की, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सरकार क्या करती है, सेफ रास्ता लेती है, मार्केट रेट से कंपनसेशन क्लेम देती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी टू यू, दे कैन एक्वायर योर प्रॉपर्टी, दे कैन थ्रो यू आउट ऑफ योर हाउस एंड दे कैन कैप्चर दैट थिंग। ऐसा होता है। चाइना में ऐसा होता है, और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है। हमारे देश में इसलिए नहीं होता क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, और इंस्टीट्यूशनल एजेंसी हैं जो आपको आपका हक दिलाएंगी। कोई आप पे कब्जा नहीं कर सकता, बट गवर्नमेंट हैज अ पावर, वो इतना कर सकती है। आगे चलें जरा यहाँ पर। और डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। आपने देखा ना, इन केस ऑफ वेस्टिंग एसेट्स हम क्या यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। और इंटेंजिबल के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, अमोर्टाइजेशन। ये आपका पॉइंट नंबर 6 आपको गिवन है। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं कि आपकी जेब से पैसा निकल कर उड़ रहा है हवा में, ऐसा नहीं है। डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब डिप्रिसिएशन जब होगा, आपको लॉस तो होगा, लेकिन आपके कैश पे, आपकी करेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई आपकी गाड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 2 साल चल गए, उसकी उसकी कीमत 20 लाख कम हो गई। ये थोड़ी वो आपके घर से नोट निकलते हुए जा रहे हैं कहीं, ऐसा नहीं है। डिक्रीज इन योर वैल्यू ऑफ एसेट्स। हाँ वो दिखेगा, जब बेचेंगे तब दिखेगा आपको, वैसे नहीं पता चलेगा। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जिसे किससे क्लोज करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट से या प्रॉफिट लॉस अकाउंट से? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्लोज करते हैं, ऐसा करके चलता है। ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्रीशन के बारे में मैंने बता दिया आपको, इस पर डिस्कशन हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो देखो भाई, दिख रहा है ना। अब आ जाइए कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने एक एसेट खरीदी, या आपने एक कार खरीदी, या आपने फर्नीचर खरीदा,
ठीक है। जब आपने फर्नीचर खरीदा, 4.5 लाख रुपए का फर्नीचर था, फैंसी फर्नीचर। आपने उसे 1 साल, 2 साल, 3 साल यूज कर लिया, अब क्या वो 4.5 लाख में बिकेगा? बिकेगा क्या? अरे फर्नीचर खरीदा आपने, एक फर्नीचर सेट खरीदा आपने बैठने के लिए अपने ड्राइंग रूम में, शानदार, 4.5 लाख कीमत थी उसकी, ब्रांडेड फर्नीचर था। आपने 2 साल उसे यूज कर लिया, अब बेचोगे मार्केट में, 4.5 लाख रुपए मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है। आपने कार खरीदी, उसे 10 साल चला लिया, कार खरीदी 1.5 करोड़ की थी, 10 साल बाद के 1.5 करोड़ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप एक कार खरीद लीजिए और उसे अपने घर के गैराज में रख लीजिए, हर रोज 2-2 किलोमीटर चलाइए, 3 साल बाद आपकी गाड़ी सिर्फ 500 किलोमीटर चली। ठीक है। तो क्या कीमत उतनी मिलेगी जितनी पहले थी? नहीं मिलेगी। तो सिर्फ यूज ही नहीं होता जिसकी वजह से वैल्यू डिक्रीज होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हाँ। पहला क्या है? यूज ऑफ एसेट्स। दूसरा है क्या? अफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ। आपने गाड़ी को खरीद लिया 2024 में, और फिर आप चले गए पढ़ाई करने के लिए अमेरिका। 4 साल बाद जब पढ़ाई करके वापस आए, तो गाड़ी आपकी गैरेज में एज इट इज खड़ी है, 1 किलोमीटर भी नहीं चली। तो गाड़ी की कीमत उतनी रहेगी क्या? नहीं, डाउन हो जाएगी। तो चाहे यूज करें तो डिप्रिसिएशन होगा, लेकिन अगर आप न भी यूज करें उसको, पड़े पड़े भी क्या होती है, उसकी कीमत डिक्रीज हो जाती है। एक नंबर नेक्स्ट है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब समझे। आपको मालूम है, जब होंडा की गाड़ी आई थी सिटी सबसे पहले, वो एक, एक प्रीमियर सेगमेंट की गाड़ी मानी जाती थी, होंडा, होंडा की सिटी। उसके बाद तो बहुत सारी गाड़ियां उसको बेकार कर गई। ओके। होंडा का सिटी जब आई, एक अलग तरह का डिजाइन था, थोड़ी बड़ी थी और अच्छी गाड़ी थी वो। फिर उसके बाद होंडा ने सिटी का नया वर्जन निकाला, तो पुरानी गाड़ी का क्या हुआ भाई? मार्केट में रेट डाउन। फिर एक और वर्जन आया, तो फिर मार्केट में रेट और डाउन। तो सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, हुंडई की पुरानी वाली वरना देखिए आपने, टैक्सी टाइप की लगती थी। फिर हुंडई की फ्लूडिक वरना आई एक और, फिर एक और तरह की वरना आई। उनकी कीमत ज्यादा, पुराने वाले वर्जन की कीमत बहुत कम है। तो जब क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी बाहर हो जाती है और दूसरी टेक्नोलॉजी उसे रिप्लेस करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी वाले आइटम की कीमत क्या हो जाती है आपकी? डाउन हो जाती है। अच्छा, पता है, अब आप लोग क्या करते हैं, आपके पास पेन ड्राइव है, आप तो क्या करते हैं, वो आप देखते हैं ना, एक फोन से दूसरे फोन पे टैप क्या करते हैं आप लोग, क्लाउड ट्रांसफर करते हैं ना, कैसे करते हैं आईफोन पे, क्या करते हैं वो? आप एयर ड्रॉप करते हैं, वैसा करते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, नहीं होता था पहले, बड़ा मुश्किल होता था ऐसे ट्रांसफर करना फाइल्स को। पुराने टाइम की मैं बताऊं, जब पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, फिर कलर टीवी आए। कलर टीवी पता इतना मोटा होता था, इतना बड़ा होता था देखने में, पूरा आधा कमरा गिर जाता था यार इतने बड़े टीवी को रखने में, क्योंकि वो पिक्चर ट्यूब होती थी उसके अंदर। फिर थोड़े फ्लैट स्क्रीन के टीवी आए। और उस जमाने में क्या हुआ, नया नया सीडी, वो सीडी प्लेयर आते थे पहले, सीडी प्लेयर। तो एक सोनी ने टीवी निकाला था, कॉम्बी टीवी। उसके ऊपर क्या था, सीडी प्लेयर होता था, नीचे कलर टीवी होता था, सीडी डालो और चलता था। सीडी की स्टोरेज कम होती थी। फिर आए डीवीडी, डीवीडी प्लेयर। अब आप डीवीडी प्लेयर आपको दिखेंगे, गांव देहात में दिखेंगे डीवीडी प्लेयर, यहाँ दिखेंगे नहीं आपको। ठीक है। तो पुराने जमाने में जब आपके पेरेंट्स की शादियां वादियां हुई होंगी, तो उनकी शादी के वीडियो कैसेट बने होंगे, मालूम, देखा कभी पापा की शादी की वीडियो कैसेट? कुछ ना उनसे, वीडियो कैसेट थे उनके शादी के। ठीक है। अबे पेन ड्राइव कहाँ से आ गया? पेन ड्राइव का जन्म नहीं हुआ था तब, 20 साल, 25 साल। आपके पेरेंट्स की शादी कब हुई होगी? मतलब 20, 20 तो हो ही गए होंगे। हाँ तो हो गया, 19 तो हो गए। तो अगर आपके पेरेंट्स शायद 2000, 2001 में हुई थी, तो उस समय वीडियोग्राफी का जमाना था, वीडियो कैसेट होती थी। ठीक है। और वीडियो कैसेट होती थी, वीडियो कैसेट प्लेयर होता था, उसमें चला के वो चलाया जाता था। जैसे होते ना छोटे टेप रिकॉर्डर की कैसेट होती थी, वैसे वैसे बड़ी कैसेट होती थी, वो चलती थी। फिर बाद में लोगों ने उसको क्या कन्वर्ट करवाया, उसको सीडी में कन्वर्ट करवाया। फिर बाद में सीडी चलने शुरू हो गए, फिर बाद में और अलग तरह से। अब तो क्या होता है, मेमोरी कार्ड में जाता है वो सीधा। इतनी भी बड़ी वीडियो जो भी आपकी शादी की, सब मेमोरी कार्ड में जाती है। यू कैन यूज इट, यू कैन कॉपी इट, यू कैन डुप्लीकेट इट, वैसा चलता है। तो क्या हुआ, पुरानी टेक्नोलॉजी ने क्या करा, नई टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करा। और अब क्या हो गया, पुरानी टेक्नोलॉजी के आइटम क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए, नए टेक्नोलॉजी वाले के आइटम की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसे ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। कोई चीज का क्या हो जाना, आउटडेटेड हो जाना। देखिए आगे चलते हैं। और एक्सीडेंट्स, ये तो मैंने बताया आपको। गाड़ी चाहे कितनी शानदार थी, फिर कितना ही अच्छा क्यों नहीं था, अचानक अर्थक्वेक आ गया, 2 पिलर हिल गए, बिल्डिंग टेढ़ी हो गई, वैल्यू जीरो हो गई उसकी। तो कौन रहेगा वो टिल्टेड बिल्डिंग में? नहीं रहेगा ना। एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज्यादा डैमेज करते हैं, वो आपकी वैल्यू को क्या करते हैं, ग्रेजुअली नहीं, सडन डिक्रीज करते हैं। तो यूज ऑफ एसेट्स,
अफ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। 4 रीजन है किसके? डेप्रिसिएशन के। तो मैंने आपसे कहा था ना, फ्री होल्ड लैंड पे लगा के देखो इसे, क्या फ्री होल्ड लैंड इन चारों में से किसी से भी इफेक्ट होगा? आप उस लैंड पर रह लीजिए, झोपड़पट्टी बना के कुछ भी करके रह लीजिए, क्या जमीन में गड्ढे हो जाएंगे? बता बता। अच्छा, तुम्हारे प्लॉट के ऊपर आग लग गई, बता भाई क्या होगा? तुम्हारे प्लॉट के ऊपर कड़कती बिजली गिर गई, तभी बता क्या होगा? बता कैसे? एक्सीडेंट में क्या होगा? तुम्हारा प्लॉट उड़ के गायब हो जाएगा हवा से क्या? ये हो सकता है। हाँ बता ना। लैंड में, मुझे बता, लैंड में यूज से क्या वैल्यू डिक्रीज होगी बस? दारू की भट्टी लगा लो, दारू की भट्टी लगाओ तुम। अरे तुम्हें तुम्हें गेहूं थोड़ी बोने हैं उस पे, बता मुझे। अरे तुम्हें कपास की खेती थोड़ी उगानी है उस पे। नहीं होती बेटा लैंड की, ना ना। एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर पर्पज से बेच रहे हो तो शायद कीमत कम हो जाए उसकी। लेकिन हम क्या करेंगे, सॉइल ट्रीटमेंट कराएंगे, उसकी फर्टिलिटी दोबारा ले आएंगे वापस। अरे नील की खेती थोड़ी जो महात्मा गांधी जी ने करवाई थी, रुकवाई थी, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू, दीज 4 फैक्टर अप्लाई। हाँ हाँ, दैट दैट इज फाइन। आपको मालूम है बाढ़ आने के बाद फर्टिलिटी और बढ़ जाती है। मैं बताता हूँ, मैं बता, नहीं नहीं नहीं, नहीं। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ठीक ठीक है, रुक जा रुक जा। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, दैट आई एम टेलिंग यू। सुन सुन सुन, अरे सुन ले भाई। तुम्हारा यमुना के किनारे किनारे पे प्लॉट था एक बड़ा, 5,000 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। जैसे लोगों ने फार्म हाउस बना रखे किनारे पे, बाढ़ आ गई, लेकिन बाढ़ उतर गई ना बेटा फिर। लेकिन लेकिन रुक जा, फिर क्या हुआ कि अगर बाढ़ आई और नदी किनारे को काट के लेके चली गई, यस दैट इज डेफिनेटली अ लॉस। फिर उसे डेप्रिशिएशन थोड़ी बोलेंगे, तो लॉस है। वो तो गया आपका जमीन का टुकड़ा। वाह। फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद आपकी रोल्स रॉयस की फैंटम एक्सीडेंट के बाद मुंह खुला करके पड़ी रहेगी या गायब हो जाएगी? ये बता मुझे। लेट मी कंप्लीट दिस आंसर। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होते गाड़ी गायब। तुम्हारा प्लॉट था, नदी आई, बाढ़ लेके तुम्हारा प्लॉट काट के चली गई। ये समझ में आता है मुझे बात, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है। बेटा समझ, समझ। डिप्रिशिएशन के साथ कोरिलेट करिए चीज को। लैंड के साथ चारों में से कोई भी फैक्टर नहीं अटैच होता, ग्रेजुअल डिक्रीज है भाई। जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे कट रहा है, वो समझ में आ रहा है मुझे बात। लेकिन आप उसको कटान को रोकने के लिए क्या कर दिए, पक्का कर दीजिए उसको सरकार से परमिशन लेके। हाँ, कैसे? पर इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट, ठीक है, वो हो सकता है, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन या तो मेरे से डिस्कस करो या आपस में करो। हाँ बोलिए। हाँ, नहीं उसकी कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाएगी ना, आप वहां फैक्ट्री खोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है बेटा, मोटा मोटा समझिएगा। चारों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर आपके एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज नहीं करता है, अनटिल अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन कि बाढ़ आई और आपके पूरे का पूरे एरिया ही उड़ा के ले गई, वो तो गायब ही हो गया, फिर तो खत्म हो गया। अरे तो एसेट्स रही कहाँ, डिक्रीज कहाँ हुई वैल्यू? वो तो लॉस हो गया। उसमें ना एक टमाटर का पेड़ उगा देना फिर। चलो लेट्स गो फर्दर, आगे बढ़े। बोलना है कुछ? क्या जाए? बहुत बढ़िया। ये इसने कोरियन मूवी देखी है, कोई कोरियन सीरियल देखा है इसने? मेरा सिंक होल आ जाए बड़ा तो। अरे जमीन का एक टुकड़ा कम हो जाता ना। हाँ, मैं देख रहा था घर में, कोरियन मूवी देख रहे थे मेरे घर वाले, मैंने देखा था। लेकिन रुक जाओ बेटा, समझ। सिंक होल होने से डैमेज हो गया ना, पूरी खत्म हो गया वो। चला जमीन का टुकड़ा ही गायब हो गया, हो गया। वो तो खत्म, पूरा कंप्लीट लॉस है ना। क्या? बड़ा भी तो होगा भाई वो आपकी उस एसेट्स की वैल्यू डेड है फिर, बेकार है वो। गवर्नमेंट फिर कंपनसेशन देगी आपको कोई ना कोई। सर अगर हमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हो तो उस पर डेप्रिसिएशन लगती है? अगर हमने क्या नहीं करा?
जैसे अगर हमें किसी से गिफ्ट में मिली है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट किया है तो उस पर हाँ, डेप्रिसिएशन कैसे लगती है? नहीं नहीं, देखो लैंड पे डिप्रिशिएशन नहीं लगता, बाकी सब पे लगता है। आपके पूर्वजों की हवेली थी राजस्थान में बहुत बड़ी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आप मेंटेनेंस नहीं करें, खराब खंडर बनती चलेगी, तो वैल्यू खत्म हो गई उसकी वैल्यू। मेहरानगढ़ फोर्ट है भाई, अब आपने देखा ना, लक्ष्मी विलास पैलेस हैं जिन पे वेडिंग वगैरह होती है, ये जो राजस्थान के राजाओं ने अपने पैलेस होटल में कन्वर्ट कर रखे हैं, उनकी वैल्यू तो ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसे पैलेसेस भी हैं जो कि दूर दराज जंगलों में पड़े हैं, उनकी वैल्यू अंडा है, कुछ नहीं है। अगर मेंटेन है तो वैल्यू रहेगी, नहीं तो बेकार हो जाएंगे वो। आगे बढ़े थोड़ा सा, तो भाई मोटा मोटा देख लीजिए आपके सामने, चार फैक्टर हैं, वो लगेंगे आपके, डिप्रिसिएशन की बात चलेगी आपका। ठीक है। अच्छा, डिप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप अपने प्रॉफिट लॉस की करेक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, और आप अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर निकाल पाएंगे। भाई देखिए, हम बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब आपकी 5,000 करोड़ की एसेट्स हैं और 2,000 करोड़ की लायबिलिटी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस? 3,000 करोड़। लेकिन अगले साल आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 2,500 करोड़ रह गई। ठीक है, 25 डिक्रीज हो गया, डिप्रिशिएट हो गया। तो आपकी एसेट्स की फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी? जब आप डिप्रिशिएशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है। और करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आप निकाल सकते हैं। आपकी मशीन यूज हो रही है आपके प्रोडक्शन में, मशीन 10 साल बाद खत्म होगी, तो आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को 10 साल में क्या करते हैं, बांटते हैं, और उसको डिप्रिशिएशन के साथ मैच करते हैं। मैंने बोला ना, मैचिंग प्रिंसिपल में आप इस्तेमाल करते हैं, ये फायदा होता है। और लीगल प्रोविजंस, इनकम टैक्स एक्ट के आप क्या करते हैं यहाँ पर, इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपका अकाउंटिंग आगे चलती है उसके हिसाब से। और अब आए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पर बेस हम छोटी छोटी चीजें करेंगे, जरा देखते हैं। फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो आप ध्यान रखेंगे, तीन फैक्टर आपके पास आएंगे। एक आएगा ओरिजिनल कॉस्ट, एक आएगा रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू, फिर है यूजफुल लाइफ, लीगल प्रोविजंस, और पांचवा है पीरियड जिसके लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। एक एक करके देखेंगे इसको। चलो आइए देखें। अब मैं आपके सामने जनरल के कुछ कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखिए, आपकी एक मशीन की एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट जो थी वो थी 5 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो है 10 ईयर्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है आपकी, 10 साल है। ठीक है जी। और एनुअल डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सिंपल सा तरीका, एक्विजिशन कॉस्ट 5 लाख, ठीक है, 10 साल उसने चलना है आपके पास। अब आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी लगती है? 50,000 यार, 50,000, 5 लाख है। देखिए, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तब हमारे साथ क्या आता है, एक आइटम और आ जाता है। क्या, देखिए जरा, हमने बोला एक्विजिशन कॉस्ट वो है 5 लाख, और हमने बोला यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड, हमने बोला 10 ईयर्स, 10 साल उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। और आफ्टर 10 ईयर्स वो मशीनरी हमारी स्क्रैप में जाएगी। स्क्रैप जानते हैं ना, मतलब यूजलेस हो गया। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मान लो उसकी 50,000 है। अब बताइए डिप्रिसिएशन क्या होगा? और क्या हम, आपकी बुक में एक फॉर्मूला बना रखा है इसका, एक्विजिशन कॉस्ट 5 लाख, ठीक है जी, एक्विजिशन कॉस्ट 5 लाख। आपको मालूम है कि, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, 10 साल बाद उसके 50,000 तो मिलेंगे मिलेंगे। एक चीज बताइए मुझे, देयर आर टू अकाउंटेंट्स। एक अकाउंटेंट क्या कहता है, सर जी एक्विजिशन कॉस्ट 5 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ 10,000 है, 10 साल है, कितना एनुअल डेप्रिसिएशन बना, 50,000 बना। एक अकाउंटेंट कहता है, सर जी 5 लाख इज अवर कॉस्ट, 10 साल बाद हमें 50,000 रुपए मिलेंगे,
10 साल हमारा चलना है, 450, ये कहता है एनुअल डेप्रिसिएशन 45,000 चार्ज करिए। कौन सा अकाउंटेंट ज्यादा अच्छा है, और रीजन बताइए क्यों। राइट, ये वाला ज्यादा अच्छा है या ये वाला? प्रूडेंस को कौन फॉलो कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। ये ज्यादा कर रहा है, वो कम कर रहा है। अब आप समझिए बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि अपने प्रॉफिट पर अननेसेसरी प्रेशर डालो। यहां हमारे प्रॉफिट पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ रहा है। हमें मालूम है कि 10 साल बाद उस मशीन को हम 50,000 में बेचेंगे, हमारे पास आएगा ही आएगा वो। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं, पता चल जाता है आपकी गाड़ी की। जो आपके, जैसे मान लो आपने एक मारुति की कोई गाड़ी खरीदी, और 10 साल पर 15 साल बाद जब देने जाएंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू बता देंगे, एस्टिमेट करके बता देते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका हर साल 45,000 आप निकाल रहे हैं प्रॉफिट से, और यहाँ हर साल आप कितना निकाल रहे हैं, 50,000 निकाल रहे हैं। तो ये आपके प्रेजेंट में प्रॉफिट पर अननेसेसरी 5,000 का बर्डन डाल रहा है ना। तो ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सी वाली होती है, ये वाली होती है। तो अकाउंटेंट इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि भाई एक्विजिशन कॉस्ट ली, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करी, और डिवाइड कर दिया क्या, यूजफुल लाइफ से क्या निकल आया, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो जो फॉर्मूला आपकी बुक्स में है, या जो फॉर्मूला अकाउंटिंग में यूज होता है, वो फॉर्मूला ये वाला होता है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन ये निकलता है एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाएंगे। चलिए ठीक है, लिखिए। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑन January 1st 2024 for rupees 5 lakh, paid rupees 1 lakh on its transportation, comma, paid rupees 50,000 on its installation, comma, paid rupees 30,000 wages to unload it, to factory। ये सब आपने, हाँ जी, ये वाला 30,000 ऐसे। और यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 years। यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 years है। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज रुपीज 40,000। अब आपको बोल रहा है क्या निकालिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, निकालिए, करिए। फॉर्मूला आपके सामने है। वन मार्कर तो ओरल है, वन मार्कर में क्या किया आपने, सारी चीजें जोड़ी, स्क्रैप वैल्यू माइनस करी, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। वन मार्कर में नहीं। लेकिन अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। ऐसे करके आपने लिख दिया, और फिर लिखा आपने एक्विजिशन कॉस्ट, क्या लिखा आपने, परचेज प्राइस, प्लस क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन, प्लस क्या किया, इंस्टॉलेशन,
प्लस क्या किया, वेजेस। तो बताइए परचेज प्राइस कितना था, 5 लाख। ट्रांसपोर्टेशन था 1 लाख। इंस्टॉलेशन कितना था भाई, 50,000। और ये क्या था, वेजेस कितने थे, 30,000 के। व्हाट इज फाइनल वैल्यू, 6,80,000। गॉट इट। नाउ परचेज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। नाउ एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट, 680 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी बोली है क्वेश्चन में, 40,000। यूजफुल लाइफ कितनी बोली है, 10। क्या वैल्यू आ गई, 640 अपॉन में 10, 64,000 आ गई। ऐसे ये बन गया आपका, नॉर्मल है ये हाँ, इसके नंबर मिलते हैं बेटा, ये लिखना पड़ेगा। ये भले ही आप जोड़ दीजिए, लेकिन इसको आपको लिखना चाहिए। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना है फॉर्मूला, देन यू हैव टू प्रोसीड विद दैट। अच्छा, हटा दें इसको यहाँ से। अब मैं ना, अभी तो नहीं, अगली क्लास में मैं इस पर भी, इसी पर भी एक इनाम वाला क्वेश्चन दूंगा। देखिए कितने लोग इनाम जीतते हैं। अभी नहीं, अभी टाइम नहीं, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। तुम्हारे, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो जब हम लोग, देखिए आपके सिलेबस में 2 तरह के मेथड हैं जिन्हें आप यूज करेंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन, ठीक है। 2 तरह के मेथड। तो अभी मैं इस पे आगे आऊंगा अभी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जो आपके वैसे तो 12 मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 मेथड है। तो 2 मेथड्स, ठीक है। एक मेथड को हम बोलते हैं क्या, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या स्ट्रेट लाइन मेथड। एक पहला मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट, या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को कई बार शॉर्ट में एसएलएम भी बोलते हैं। एक मेथड ये। दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बोलते हैं। पहला मेथड, दूसरा मेथड, ये जो आपको कैलकुलेशन दिखाई ना, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, डब्ल्यू के हिसाब से अलग बनती है। वो आपके सिलेबस में नहीं है वैसा, वो वाला आपके सिलेबस का पार्ट है। 2 तरीके करेंगे। अब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे ना, वो भी इन 2 मेथड के हिसाब से पढ़ेंगे। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में आपके सिलेबस के हिसाब से होता है, डब्ल्यू आपके सिलेबस में नहीं होता है। 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन, और कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये शॉर्ट फॉर्म जनरल क्वेश्चन में दिखती है। बाकी 10 चैप्टर आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको वो लोग, बाकी बाद में पढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपनी बुक को देखिए फटाफट से एक बार दोबारा से। फैक्टर्स हैं प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। एक पता चला आपको, ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एक्विजिशन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहते हैं। एसेट्स को खरीदा और उसको वर्केबल बनाने में जितना भी खर्चा लगेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जनरल एंट्री करते थे ना, पेड वेजेस फॉर मशीनरी, मशीनरी टू कैश, पेज इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीनरी टू कैश, मशीन की कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो वाली बात है, ठीक है।
अच्छा, जीएसटी वाला तो मैं, आपने अगर कोई मशीन खरीदी, ध्यान से समझना, आपने मशीन खरीदी 10 लाख की और उस पर जीएसटी पे कर दिया 9%, 9%, तो बेटा समझना बात को, वो जो जीएसटी आपने पे किया वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। आपकी जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है ना, आप करते हैं ना, मशीन खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी पे कर रहे हैं, तो क्या, जैसे 10 लाख की मशीन खरीद ली, उस पर आपने जीएसटी पे कर दिया। जैसे भाई मेरी मशीन 10 लाख की है, मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट, और 10 लाख से इनपुट सीजीएसटी डेबिट, मान लो 90,000 का, 9%, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 90,000 का, टू कैश कितना हो जाएगा बताइए, 11,80,000 का। तो जो मशीन की वैल्यू, डेप्रिशिएबल वैल्यू होगी, वो 1180 नहीं होगी, वो ये होगी, ये जीएसटी के लगने से मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। हालांकि जीएसटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देंगे, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अच्छा सुनो, अगर मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, तो मशीनरी अकाउंट में कौन सी वैल्यू डालूंगा, 1180 डालूंगा या 10 लाख डालूंगा, बताओ तो जरा। हम मशीनरी अकाउंट, मैं यहाँ लेजर कर रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ। देखिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं मशीनरी की, बताइए क्या होगा, मशीनरी इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में, किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। अमाउंट किसके आगे वाला, मशीन के आगे वाला। जीएसटी आया यहाँ पर, नहीं आया। व्हाट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट, 10 लाख इज योर एक्विजिशन। सो आपकी बुक में लिखा है कि जब हम मशीन की कॉस्ट को लेते हैं, तो जीएसटी को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। गॉट इट, दिस पॉइंट इज ओके। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि जब हम डिप्रिशिएबल वैल्यू निकालेंगे, तो विल वी इंक्लूड जीएसटी और नॉट, जीएसटी इंक्लूड है। देखिए, ये पॉइंट नंबर दिख रहा है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जीएसटी, चाहे एसजीएसटी हो चाहे एसजीओ, पेड ऑन परचेज ऑफ एन एसेट इज नॉट ए कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बिकॉज जीएसटी पेड क्या करती है, सेट ऑफ हो जाती है। और आप देख रहे हैं लेजर पोस्टिंग में भी नहीं दिख रहा है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। जो भी आपने एसेट्स को खरीदते समय जीएसटी पे किया है, उसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, वो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, या सेट ऑफ होगा, या फिर आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। कभी क्वेश्चन में जीएसटी बात आ जाए ना, तो उसको हटा के चलना है आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, आपने एसेट्स खरीदी लोन पे, और उस पर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। भाई आपने 10 लाख की एसेट्स खरीदी और उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपके लिए तो कॉस्ट कितनी होगी, 11 लाख। नहीं, आपकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, 10 लाख की। अगर आपने किसी एसेट्स को खरीदते समय कोई इंटरेस्ट पे करा, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। आपने एसेट्स खरीद ली, दोस्तों पर उसकी रिपेयरिंग करा दी, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, नहीं कहलाएगा। रिपेयरिंग मेंटेनेंस पार्ट नहीं कहलाएगा। आपने सेकंड हैंड एसेट्स खरीदी और उसकी रिपेयरिंग करा दी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहलाएगी, क्योंकि वो खर्चा जो आप अपने एसेट्स को वर्केबल बनाने में करते हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स का पार्ट होता है। तो सेकंड हैंड, जैसे क्वेश्चन लिख दिया क्या, पेड 50,000 फॉर रिपेयर ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी, तो आप रिपेयर टू मशीनरी नहीं लिखे, रिपेयर टू कैश नहीं लिखे, आप मशीनरी टू कैश लिखेंगे। लेकिन लिखा है कि पेड रिपेयर चार्जेस ऑफ मशीनरी 5,000, एंट्री बनती है रिपेयर टू कैश। लेकिन सेकंड हैंड की रिपेयर क्या कहलाती है, मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाती है। इसका ध्यान रखना आपने। तो ये जो पॉइंट था पैराग्राफ, इसके बाद में वाइंड अप कर दूंगा यहाँ पर। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, वो एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। लेकिन रेवेन्यू नेचर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपके एसेट्स का पार्ट नहीं बनते हैं। जैसे एसेट्स के ऊपर, जैसे आपने अपनी मशीन पे पेंट करा दिया, वो उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, अपनी मशीन के साथ एक प्लेटफॉर्म अटैच कर दिया जिससे उसमें जंग नहीं लगेगा, तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। गॉट इट। आपने अपनी मशीन के ऊपर हेड लगा दिया, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो मेंटेनेंस का पार्ट है। आपने अपनी मशीन में ऑयलिंग ग्रीसिंग करा दी, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन मशीन में एक दूसरी मशीन जोड़ के लगा दी, दैट विल बी कंसिडर, वो एक्विजिशन का। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू के बारे में बता चुका हूँ, यूजफुल लाइफ हमने देख ली है। लीगल प्रोविजंस किसके होते हैं, कंपनीज एक्ट के और इनकम टैक्स के होते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और जितने साल के लिए आप एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे मान लिया अपने एसेट्स अक्टूबर में खरीदी, मार्च में ईयर क्लोज कर रहे हैं, तो 6 महीने का डेप्रिशिएशन लगेगा। आपने जनवरी में खरीदी,
मार्च में ईयर क्लोज हो रहा है 3 महीने का लगेगा। और अगर आपने अप्रैल में खरीदी और मार्च में क्या कर रहे हैं, ईयर क्लोज हो रहा है, तो कितना लगेगा, 12 महीने का लगेगा, साल भर का लगेगा। पीरियड का ध्यान रखना आपने चैप्टर को करते समय। तो आज हम इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में आई कम अप विद द प्राइस मनी वाला क्वेश्चन के साथ आपको। अभी कुछ नहीं है, अपना बैकलॉग पूरा करना है आप लोगों ने, जर्नल को सॉलिड करना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर पे जर्नल बहुत यूज होने वाली है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप।